हेलो 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 व्यूअर्स, क्या हाल चाल। आज लेक्चर है सेकंड। आज लेक्चर है सेकंड। इसके पहले हमने यानी फर्स्ट लेक्चर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केस का पढ़ लिया था। अब जैसे सेकंड लेक्चर देखते हैं। सेकंड लेक्चर पे हम देखते टुडेज गोल। टुडेज गोल यानी आज का टारगेट देखते कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। जैसे बात करें ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के बाद ब्रीदिंग के मैकेनिज्म, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, फिर पार्शियल प्रेशर। आज के अपने ये चार टॉपिक। ये तो एक ही टॉपिक यानी तीन टॉपिक की बात करें तो आज हमारे कंप्लीट तीन टॉपिक हो जाएंगे। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था बाकी यानी स्टार्टिंग का पार्ट। ठीक, अब इसके बाद जो पार्ट है यानी लेक्चर जो होगा अपना क्या थर्ड, ये अपना सेकंड लेक्चर है ना। लेक्चर थर्ड पूरा ऑल टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसमें डिजीज बचती है और फिर बाकी जो भी है पार्ट बचता है इस चैप्टर में, तो सब कंप्लीट देखते। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। दिक्कत तो किसी में ही नहीं जाएगी, आप लोगों को एक बार पढ़ लो बस। जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग यानी संवातन देखते। संवातन यानी क्या होता है, क्या चीज है ये संवातन। ब्रीदिंग देखे तो ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग में दो दो चीजें होती है। एक तो इंस्पायरेशन होता है और एक तो एक्सपायरेशन होता है। ब्रीदिंग में ही दो होता है। इंस्पायरेशन यानी अंतर श्वसन और एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन, इसे हिंदी में बोला जाता है। पर जैसे हम देखे यानी इंस्पायरेशन को इंग्लिश में इनहेलेशन भी बोला जाता है, एक्सपायरेशन को इंग्लिश में एक्सलेशन भी बोला जाता है, यानी इनके ये नेम है। अब जैसे कारण की बात करें, कारण यानी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किस कारण हो रही है, यानी ब्रीदिंग जो है किसके बेस पर हो रही है, ये है यानी प्रेशर ग्रेडियंट। अगर से प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहता तो अपना ब्रीदिंग नहीं हो पाती। प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये कारण है, इस कारण हो रही है क्या, ब्रीदिंग। अब जैसे ब्रीदिंग में जैसे देखे मैंने प्रेशर ग्रेडियंट में देखते हैं कि जैसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी हाई पार्शियल प्रेशर, जो यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैस जाती है वो पार्शियल ग्रेडियंट के अंदर आता है। उसके बाद जैसे देखे प्रकार, टाइप क्या होता है, टाइप जो होता है अपना नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर अब देखते हैं फुल डिटेल में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कि क्या क्या है, पूरा डिटेल में देखेंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अब इंस्पायरेशन देखते हैं। इंस्पायरेशन ना जैसे हम बात कर, मैंने दो कॉलम बनाए, तो इंस्पायरेशन का इस साइड और एक्सपायरेशन का इस साइड। तो हम जैसे इंस्पायरेशन पूरा ऑल टोटल पढ़ लेंगे ना, तो अपने को एक्सपायरेशन याद है, यानी डबल से करने की जरूरत नहीं है। एक यानी दो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट ये दो पॉइंट याद करने की अलग से जरूरत है, बाकी कोई इनकी नीड नहीं है। अगर से हम इंस्पायरेशन पढ़ते हैं तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट ऑल टोटल अपोजिट जो है एक्सपायरेशन में आएगा। ठीक है, अब जैसे इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन क्या होता है, हम इंस्पायरेशन पूरा पढ़ते हैं ना, उसके बाद तो एक्सपायरेशन, तो उसका अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्पायरेशन देखे तो इंस्पायरेशन यानी क्या होता है इसके अंदर, इसमें डायफ्राम तथा ईआईसीएम का इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हो जाता है। संकुचन यानी दबना, कॉन्ट्रैक्शन यानी किसी चीज का छोटा होना यानी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे देखिए डायफ्राम का नॉर्मल शेप जो होता है अपना डोम शेप होता है। डायफ्राम का नॉर्मल शेप जो होता है डोम शेप होता है, बट क्या होता है जैसे संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये डोम से फ्लैट में चेंज हो जाता है। तो जब डोम से फ्लैट में चेंज हो गया भाई, तो जैसे डोम से फ्लैट में, यहाँ थोड़ा डायग्राम टाइप से समझा देंगे, मजा आ जाएगा। जैसे ये डोम शेप है, डोम शेप है, तो ये अपना किस में चेंज हो जाता है, ये फ्लैट में चेंज हो जाता है। जब ये फ्लैट में चेंज हो जाता है, ऊपर हार्ट वो लंग्स भी बना लेते हैं, जैसे ये एक पार्ट बना लेते हैं, ये हो गया मान लेते। तो जैसे ये है लंग्स कैसा अभी उठा हुआ है, तो लंग्स में वॉल्यूम कम है, बट जैसे ये नीचे आएगा तो इसी को कॉपी करके देखते हैं, डुप्लीकेट, जैसे ये हो गया। तो ये हो गया। तो जैसे डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो था पहले क्या था, डोम से था, डोम से कैसा हुआ अपना फ्लैट हुआ, डोम से सब फ्लैट हुआ, तो अपने को इसको भी जगह मिल गई ना, इसको भी जगह मिल गई। तो इतनी जगह एक्स्ट्रा, कितनी इतनी एक्स्ट्रा जगह जो है, एक्स्ट्रा जगह यानी वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। तो इसमें यही लिखा है आगे जो है इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब डोम से फ्लैट होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस यानी इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, तो इसमें यानी वॉल्यूम जो है कैसा इंक्रीज हो गया। बट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अपना बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो जब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसमें, लंग्स में,
लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका अपोजिट है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो होगा इसका वॉल्यूम कैसा होगा, बढ़ जाएगा, बट प्रेशर की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इंस्पायरेशन के समय। अब देखते हैं आगे, जो यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कैसा हुआ था, यहाँ कॉन्ट्रेक्शन हुआ था। कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होता है इसमें, जैसे ये सामने स्टर्नम, स्टर्नम ने स्टर्नम यानी अपना क्या होता है हिंदी में उपरोस्थी, तथा रिब्स यानी पसलियां। स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम ये इधर रिब्स है, तो ये आउटवर्ड एंड कैसा होता है, ऊपर की ओर कैसे बढ़ती है। आउटवर्ड यानी बाहर और ऊपर की ओर बढ़ती, यानी सामने भी और ऊपर भी। तो दोनों के कारण क्या होता है, डॉर्सल यानी अपना कहता है ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये अपना वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जब इधर भी और ऊपर भी, जब यानी अपना क्या हो जाता है, जब ये जाते हैं ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर फिर डिक्रीज होता है। और एयर एटमॉस्फेयर से कहाँ प्रवेश करती है, लंग्स में प्रवेश करती है। और ये एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें टाइम जो लगता है कितना लगता है, 2 सेकंड लगता है, ठीक है ना। तो हम इसमें एक मसल के बेस पर समझा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बेस पर हम यानी इंस्पायरेशन को समझा रहे हैं। अगर से इसको ही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के हिसाब से समझाए तो यहाँ रिलैक्सेशन आ जाएगा, यही है। तो हम एक के बेस पर समझा रहे हैं ना, ठीक। तो एक के बेस पर समझाना याद रखना, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि वॉल्यूम जो है इंस्पायरेशन के समय हमेशा इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। उसका अपोजिट एक्सपायरेशन में चिपका देना 10 का 10, ठीक है। ये एक्टिव प्रोसेस, ये अलग से याद रखना पड़ेगा। एक्टिव प्रोसेस टाइम 2 सेकंड, और जो है अपना एक्सपायरेशन कैसा है, ये निष्क्रिय प्रक्रिया यानी पेसिव प्रोसेस होती है। टाइम 3 सेकंड लगता है, कितना, 3 सेकंड कितना लगता है, 3 सेकंड, ठीक है। अब ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं भी पढ़ेंगे चलता, बट क्योंकि सेम है ना, इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। नहीं भी पढ़े भी तो ऐसे कि पढ़ लेते ना, अच्छा रहेगा अपने को, यानी कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट अपोजिट है या नहीं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। जब अपन इंस्पायरेशन पढ़ लेते हैं ना तो ये पूरे पॉइंट उसके अपोजिट, जैसे देखते हैं अभी मिलान करते हैं ना। जैसे एक्सपायरेशन पहला पॉइंट देखते हैं, डायफ्राम तथा ईआईसीएम का इसमें कैसा था, कॉन्ट्रेक्शन था। इसमें यानी इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन डायफ्राम तथा ईआईसीएम का कॉन्ट्रेक्शन था, बट यानी एक्सपायरेशन में ऐसा नहीं है। एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन है, यानी शिथिल है। डायफ्राम जो था अपना नॉर्मल शेप डोम था, डोम से अपना कैसा हो गया, फ्लैट हो गया था कब, इंस्पायरेशन। बट एक्सपायरेशन में उसका उल्टा, फ्लैट से जो है नॉर्मल शेप यानी डोम शेप में चले जाता है। अब शिथिलन से जो होता है, शिथिलन रिलैक्सेशन से ये फ्लैट से डोम में चेंज हो गया। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब ईआईसीएम में रिलैक्सेशन से क्या होता है, स्टर्नम तथा रिब्स पीछे यानी अंदर और नीचे थोड़ी डाउनवर्ड की और बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, यानी अपना डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, वेंट्रल डॉर्सल, इसमें अपना वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लंग्स से एयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। अब निष्क्रिय प्रक्रिया और 3 सेकंड टाइम लगता है, ये अलग से याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए टोटल टाइम, तो टोटल ब्रीदिंग का टाइम क्या है, टोटल ब्रीदिंग का टाइम जो होता है ये 5 सेकंड होता है। 5 में 2 सेकंड अपन ने क्या कर लिए, 2 सेकंड सक्रिय प्रोसेस यानी अपने इंस्पायरेशन को दे दिए, और 3 सेकंड जो है अपन ने एक्सपायरेशन को दे दिए, डिवाइड हो गया। अब जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें, हम जो डेली लाइफ में नॉर्मल सांस लेते हैं, ना कि हम जोर जोर से सांस लेते, यानी फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करते हम। नॉर्मल जो करते हैं, नॉर्मल हम जो डेली लाइफ में नॉर्मल करते हैं वही। अब उसमें देखिए कि क्या कौन सी मसल यानी काम आती है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम ईआईसीएम का कैसा होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट फोर्सफुली ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें आईआईसीएम एंड एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड आईआईसीएम का, इसमें मेनली जो होता है ये बलपूर्वक बहिर्श्वसन जो होता है उसके लिए ये यानी मसल उसमें काम आ, यानी वो मेनली जब फोर्सफुली ब्रीदिंग हो रही है तो आईआईसीएम एंड एब्डोमिनल मसल जो होगी ये करेगी। जैसे हमने आईआईसीएम की बात कर रहे थे, तो आईआईसीएम जो होती है ये एक्सपायरेटरी मसल होती है, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा। और यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ये इंस्पायरेटरी मसल है, ठीक। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, अब पढ़ दे मजा आएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी जैसे रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन इवॉल्व द फॉलोइंग स्टेप।
रेस्पिरेशन जो है यानी स्टेप को फॉलो करता है, न कि रैंडम। रैंडम नहीं होता, ये स्टेप को फॉलो करता है, यानी कुछ चीजें स्टेप में ही की जाती है। जैसे हम रैंडम तैयारी तो कर नहीं सकते, स्टेप में होगा। जैसे पहले लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के बाद नोट्स बनाएंगे, उसे रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर एग्जाम। ये स्टेप में होता है, ना कि डायरेक्ट एग्जाम। तो वैसे ही है कि ब्रीदिंग जो है ये स्टेप में होती है। पहला देखिए ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन की जैसे हम वेंटिलेशन टर्म सुना, वेंटिलेशन जैसे हॉस्पिटल में सुनते हैं वेंटिलेशन टर्म, तो वेंटिलेशन यानी जो मास्क लगाते हैं ना, वो वेंटिलेशन पे चढ़ाते ऐसा बोलते हैं। तो वेंटिलेशन है क्या? वेंटिलेशन जो है यानी वायुमंडलीय O2 का लंग्स में आना और CO2 युक्त वायु का लंग्स से निकलना। यानी अपना जैसे लंग्स है, कहाँ गया लंग्स, अरे क्या बना रहा हूँ मैं, जैसे लंग्स है तो कैसा बन रहा है यार लंग्स, ये लंग्स है, ठीक है ना, ठीक है जैसा भी बना, ये लंग्स है। इधर अपना मुंह बना देते हैं, काम खत्म। ठीक। जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स है, जैसे ये लंग्स है, तो इसमें क्या होता है यानी बाहर से अंदर किसका आना, O2 का आना, बाहर से यानी अंदर लंग्स में जो होता है O2 आता है, और CO2 जो होती है यहाँ से CO2 निकल जाती है। CO2 जो होती है निकल जाती है, इसे ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, यानी O2 का लंग्स में आना और CO2 का लंग्स से बाहर जाना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है। ये पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप के बाद जब ये कंप्लीट होगा, उसके बाद अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज होगा, यहाँ डिफ्यूजन होगा, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, यानी कुपिका तथा रक्त के मध्य जो होता है, जैसे ये कुपिका होती है, इसके मध्य कुपिका एंड ब्लड वेसल जो होती है, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था हमने कुपिका और ब्लड वेसल यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो देखा था। तो वहां डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कुपिका तथा रक्त के मध्य O2 तथा CO2 का विनिमय यानी डिफ्यूजन। ये एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब डिफ्यूजन हो गया, ब्लड में पहुंच गया, कौन O2 पहुंच गया, यानी ऑक्सीजनेटेड जब गैस पहुंच गई, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा, कहां तक ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी अपना जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया कहां तक, सेल तक आ गया, सेल के सामने वाली ब्लड वेसल तक आ गया। तो फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। यानी इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो रक्त तथा ऊतक या सेल बोल दो, तो इनके मध्य जो होता है O2 तथा CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हुआ, इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि अंदर में होता है ना, ये मेन है ये इंटरनल रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन नहीं यानी डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। अब ये मेन है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मेन है। जैसे यूटिलाइजेशन यानी इसी को हम रेस्पिरेशन, मेन रेस्पिरेशन की बात करें तो इसी को कहेंगे ब्रीदिंग। जैसे ये तो सांस लेना छोड़ना है, ठीक है ना, इसे ब्रीदिंग बोल रहे हैं। ब्रीदिंग कितना बड़ा अंतर है, ब्रीदिंग में सांस लेना और छोड़ना। उसके बाद ये मेन ये है यानी रेस्पिरेशन में कहते हैं यूटिलाइजेशन O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड, कट गया क्या यार इसका, मैंने स्लाइड चेंज किया था, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कट भी गया तो ये क्या था, यानी O2 की प्रेजेंस में जो होता है ग्लूकोज का अपचयन करता है और एनर्जी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म कर रहा है, एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। ये रिएक्शन हमने जो है फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें देख लिया था कि क्या है रेस्पिरेशन की, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी की बात करें तो यानी श्वसन संबंधित आयतन और क्षमता क्या है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, नॉर्मल ब्रीदिंग में यानी 12 से 16 पर मिनट, कैसा पर मिनट, यानी 12 से 16 जो है पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है 12 से 16 पर मिनट, यानी हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं, वो भी नॉर्मल, हम नॉर्मल दिनचर्या में ब्रीथ पर मिनट। बट एक ब्रीथ में बात करें, एक ब्रीथ जैसे ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। अब एक ब्रीथ में बात करें तो एक ब्रीथ में होता क्या है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को ब्रीथ बोला, सॉरी यार ब्रीथ बोला जाता है। तो ये हमने अभी तो देखा ब्रीदिंग, जब से तो वही पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे तो सांस लेना छोड़ना ही तो पढ़ रहे, ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं अलग है। अब इनको जैसे सांस लेना छोड़ना की बात करें, अब तुम्हारी सांसों को गिनेंगे, तुम्हारी सांसों को यानी फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, स्पायरोमीटर आ गया, यानी वी फाइंड आउट पल्मोनरी वॉल्यूम्स, यानी हमारी जो वॉल्यूम्स है उसे फाइंड आउट करने के लिए यानी स्पायरोमीटर आ गया, स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर की सहायता से वॉल्यूम हम माप सकते हैं। बट स्पायरोमीटर इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि वो
ऑल वॉल्यूम्स को यानी फाइंड आउट कर सके। ठीक, अब स्पायरोमीटर को क्या यानी नैदांतिक मूल्यांकन वही क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कहा जाता है। ये यानी अपना मेडिकल में बहुत ही। अब जैसे बात करें टेक्निकल रूप से हम यानी स्पायरोमीटर से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सा वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें, रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं माप सकते, क्योंकि जो देखो अपन माप स्पायरोमीटर से किससे सकते हैं, जो एयर बाहर आती है यानी एयर बाहर आना या अंदर जाना, इसे हम माप सकते हैं। बट ये रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो बाहर आती नहीं है। जब हम फोर्सफुली पूरा निकाल देते सांस तो उसके बाद जो बचती ना, तो पूरा तो बाहर निकल गया ना। अंदर जो है, अंदर स्पायरोमीटर यूज नहीं होता, तो अंदर जो है ये फाइंड आउट नहीं कर सकता अंदर का। अब दो टर्म, एक तो बेसिक टर्म पढ़ेंगे, बेसिक टर्म से फिर बेसिक टर्म को ही मिला के डेराइव टर्म बनती है। डेराइव टर्म जी काम की अभी एक मिनट, ये थोड़ा इसको कॉपी कर लेते और बेसिक टर्म के पहले, हाँ बेसिक टर्म के बाद ही यही चिपका देते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए बेसिक टर्म की बात करें तो बेसिक टर्म यानी जैसे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम पहले हम ना ये ग्राफ समझ लेते। ग्राफ समझ लिया ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन ग्राफ, अगर से ग्राफ समझ आ गया भाई तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम्स और कैपेसिटी को समझने की ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो रट जाएगा वो। इतनी सारी थ्योरी है इसमें, ये सब पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, एक बार ग्राफ समझ आ गया। ग्राफ जो है समझना मेन चीज है। अब जैसे टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, जैसे नॉर्मल ये सांस लिया, क्या लिया, नॉर्मल सांस लिया छोड़ा सांस लिया, फिर सांस छोड़ा सांस लिया सांस छोड़ा सांस लिया सांस छोड़ा। तो ये जो इतना है, कितना, एक बार सांस लेना और छोड़ना, इसे टाइडल वॉल्यूम होते हैं। टाइडल वॉल्यूम में दो आता है, एक तो सांस लेना भी और छोड़ना भी, ये टाइडल वॉल्यूम के अंदर आता है। उसके बाद हम टाइडल वॉल्यूम के बाद जैसे हम देखते एक मिनट, जैसे हमने टाइडल वॉल्यूम देखा, टाइडल वॉल्यूम के बाद अपन यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लेते हैं, यानी IRV, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं IRV, ERV, ठीक है, RV, FRC, टिक, IC, वाटर कैपेसिटी, VC, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे हमने ये क्या देखा, अभी हमने ये देखा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या देखा हमने अभी, टाइडल वॉल्यूम में ये हमने देखा कि यानी सांस लिया छोड़ा, तो ये दोनों मिला के, दोनों सांस लेना छोड़ना जो है ये अपना टाइडल वॉल्यूम के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, हम नॉर्मल सांस कैसा, जैसे टाइडल वॉल्यूम लिया उसके बाद छोड़ा, यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद का जो एयर अंदर लिया भाई साहब, टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ दिया, यानी इतना जो था ये टाइडल वॉल्यूम था, यानी सांस लिया सांस छोड़ा। बट टाइडल वॉल्यूम के बाद का जो है सांस छोड़ता है तो वो इतना, सांस छोड़ा, ठीक है ना, सांस छोड़ा तो, अरे यार मिटक जाता है क्या, हाँ इतना, सांस लिया सांस छोड़ा, एक मिनट पेन ही यूज कर लें, ये सांस लिया और छोड़ा, ये टाइडल वॉल्यूम। बट उसके बाद जो ये लिया टोटल इतना, इतना जो यानी सॉरी सांस छोड़ रहा है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम था। उसके बाद सांस छोड़ रहा, कितना छोड़ा, फोर्सफुली छोड़ा, यानी इतना जो है, इतना भाई साहब उसने टाइडल वॉल्यूम के बाद छोड़ा, कितना फोर्सफुली छोड़ा, तो ये इसे यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद वही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी सेम है, इसने कैसा किया, टाइडल वॉल्यूम लिया था, टाइडल वॉल्यूम लिया, ये देखो ये यहाँ टाइडल वॉल्यूम लिया था, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये जो इतना है, एक मिनट यार रुक जा यार, अब स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिए, इतना जो है फोर्सफुली जो हमने छोड़ा तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। उसके बाद जो यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो है ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो यानी अपना सांस यानी अपना कैसा अंदर लिया, ये जो है कहाँ गया पेन, ये ऊपर वाला ये लिख देता है यार, मजा आ जाएगा यार, ये जो है ऊपर वाला, ऊपर जो जा रहा है डंडा, सांस लेना, ये सांस ले रहा है,
बट क्या हो रहा है, जैसे ये पीला वाला की बात करें, ये डंडा जो है सांस छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसने अब यहाँ देखिए इसने कैसा किया, नॉर्मल लिया, नॉर्मल छोड़ा, छोड़ने के बाद जो है, यानी ये छोड़ने के बाद ये एक्स्ट्रा छोड़ा तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो ये अंदर लेगा यानी ऊपर वाला जो आंकड़ा सांस लेना, तो ये सांस लिया इसने, सांस लिया अंदर, सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा भाई जोर लगा के इतनी एयर लिया, जोर लगा के यहाँ से यहाँ तक जो है इसने बहुत दम लगा के, जितनी भी ताकत है दम लगा के जो सांस लिया, बाकी टाइडल वॉल्यूम के बाद की उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और उसके बाद जैसे हम बात करें कि रेसिडियल वॉल्यूम की बात करते हैं, जो बच जाता है ना, जैसे इसने फोर्सफुली छोड़ा, इतना कैसा फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी भाई इतना वॉल्यूम यानी अपना कहता है रेसिडियल वॉल्यूम बच जाता है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम ये दिख रहा है अपने को, इतना टाइडल वॉल्यूम और यहाँ से यहाँ तक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी देख सकते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक होगा, ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी टाइडल वॉल्यूम तो है, उसके बाद जो ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या था, जैसे हमने नॉर्मल सांस लिया छोड़ा, कैसा किया, नॉर्मल सांस लिया छोड़ा, तो नॉर्मल सांस लेने और छोड़ने के बाद जो बच जाती है शेष एयर, यानी अंदर जितनी भी परसेंट होती है उसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में जोर नहीं लगाते, जोर तो रेसिडुअल वॉल्यूम में लगाते, ठीक है। अब ये हो गया वॉल्यूम्स, याद कर सकते हैं हम, जैसे याद तो करना ही होगा। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो 500 हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000, सॉरी 1000 बोलता हूँ 3000 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम का 1100 ml। ये भी थोड़ा उधर देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में मजा आया, ग्राफ एक बार ना और देख लेंगे ना मजा आ जाएगा ग्राफ। अब इसको पढ़ लेते थ्योरी को, इसके बाद हम पूरा एक बार रिवीजन लेंगे, रिवीजन में पूरा ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। अब देखते हैं यानी टाइडल वॉल्यूम क्या देखा था, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, सामर्थ्य संवातन यानी ब्रीदिंग, यानी इंग्लिश में देख लेते, एयर टेकन इन और सेंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी सांस छोड़ना और लेना, यानी सामंत संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम को हम हिंदी में ज्वारीय आयतन कहते हैं, ठीक। तो ज्वारीय आयतन जो होता है कितना होता है, ये 500 ml होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने देखा था, यानी हमने वहां तो देख लिया। अब थ्योरी देखते हैं कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित यानी ये इंस्पायरेशन यानी नॉर्मल सांस लिया उसके बाद जितना जोर लगा के लिया भाई साहब अतिरिक्त, यानी फोर्सफुली इनहेलेशन आफ्टर इनहेलिंग टाइडल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया था लगता है मुझे, तो ये वही तो बोला, नहीं सांस ये कैसा लिया, नॉर्मल लेने के बाद की जो एयर अंदर फोर्सफुली लिया उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो यही तो लिखा है यहाँ, फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर इनहेलिंग टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो फोर्सफुली लिया उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका मान जो होता है 2500 से 3000 ml होता है। कितना होता है, 2500 से 3000 ml IRV का मान होता है। IRV यानी 2500 से 3000 ml होता है। उसके बाद जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें यानी बहिर्श्वसन सुरक्षित आयतन क्या है, बहिर्श्वसन सुरक्षित आयतन की बात करें तो ये जो फोर्सफुली एक्सहेलेशन आफ्टर यानी एक्सहेलिंग टाइडल वॉल्यूम, यानी देखो यहाँ अपन ने नॉर्मल छोड़ा, नॉर्मल छोड़ने के बाद जो है दम लगा के छोड़ा, नॉर्मल छोड़ा उसके बाद दम लगा के छोड़ा, दम लगा जो है, दम जो लगा है भाई साहब वही है, जो दम लगा ना वही है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। यानी फोर्सफुली एक्सहेलेशन आफ्टर एक्सहेलिंग टाइडल वॉल्यूम, तो यानी ERV का मान कितना होता है, ERV का मान है अपना 1000 से 1100। ये याद रखना, याद रखने के लिए ना वॉल्यूम में देखो लेता तो सबसे ज्यादा है, अब
किसी को लेने की सबसे ज्यादा आदत होती तो एयर सबसे ज्यादा लेता है, बट छोड़ने से ज्यादा वो रखता है भाई, ये याद रखना। रेसिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का याद रखने थोड़ी दिक्कत, क्योंकि देखो ये 1000 से 1100 ml है, कौन सा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वहीं रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये 1100 से 1200, वो 1100 दोनों में आता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें यानी अतिरिक्त, सॉरी अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन की बात करें तो अवशिष्ट आयतन क्या है, ठीक है, क्या है देखे तो क्या है, यानी अधिक तीव्र बहिर्शोषण, यानी इसमें फोर्सफुली, इसमें कैसा फोर्सफुली, यानी अधिक तीव्र बहिर्शोषण के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा जो यानी बाहर नहीं निकाली जा सकती, बाहर निकाली ही नहीं जा सकती भाई साहब, तुम कितना भी दम लगा दो इसको बाहर निकाल दिया यानी नहीं पड़ गया, निपटना चाहते हो तो भैया निकालो, अब तुम्हारी मर्जी, बट रेसिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तुम कितना दम लगाओ, ऐसा चाहते हो तो तुम एक बार दम लगा के देखो कितना है दम, देखे हम भी। ठीक है, ये जो बेसिक टर्म था हमने पढ़ ली, बेसिक टर्म में एक बार वो ट्रिकी मजा आ रहा है, जैसे यानी आईआरवी, आईआरवी यानी लेना सबसे ज्यादा पसंद है भाई, लेना सबसे ज्यादा पसंद है, यानी 2500 से 3000 ml, उसके बाद छोड़ने से ज्यादा रखना पसंद है। सबको क्या होता है रखना पसंद होता है ना, तो 11 से 1200 ml ये रख रहा है, बट 1000 से जो है 1100 ml ये छोड़ रहा है, मैं छोड़ कम रहा है रख ज्यादा रहा है, इतना ही पॉइंट याद रखना, छोड़ कम रहा है रख ज्यादा रहा है। अब डिराइव टर्म की बात करते तो डिराइव टर्म क्या होते हैं, इनको जो अपना बेसिक टर्म है उनको मिला के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्या बात, कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, ओह, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अंत श्वसन क्षमता देखे तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल यानी एक्सपायरेशन, यानी सामान्य श्वसन उपरांत वायु की, सामान्य श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंत श्वासित कर सकता है। इसको ग्राफ में देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, तो इसे इंस्पायरेट ज्यादा खांसी आ रही है, कभी कभी पानी नहीं पियो तो ऐसी खांसी आती है, एक बार और पी लेते, मजा आ जाएगा, फिर पढ़ाएंगे, मजा तो आता है पढ़ाने, फिर बोलिए। देखते, ठीक है, यहाँ देख लिया ना आपने, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या था, टाइडल वॉल्यूम प्लस जो होता है, यानी आईआरवी की बात करें तो ये यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी दोनों टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वही टाइडल वॉल्यूम और यानी ईआरवी। तो हमने ग्राफ से तो समझा, सामान्य अंत श्वसन उपरांत जो होता है, सामान्य कैसे अंत श्वसन, नॉर्मल सांस लिए उसके बाद जो है भाई उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति नहीं श्वासित कर सकता, उपरांत यानी देखो, यानी जैसे सांस लिया फिर दम लगा के लिया तो इसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सांस छोड़ा दम लगा के छोड़ा इसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते, समझ रहे हो ना, दम लगा के छोड़ा, सॉरी इसने सांस छोड़ा दम लगा के छोड़ा इसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, लिया अंदर नॉर्मल उसके बाद दम लगा के लिया सांस, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये है, ये लिखा है यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी उपरांत यानी उसके बाद, आफ्टर। अब जैसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, तो आफ्टर एक्सपायरेशन, आफ्टर एक्सपायरेशन यानी आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर स्टिल प्रेजेंट फिल इन द लंग्स इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं, ये हमारे फेफड़े में सामान्य, ये सामान्य बहुत काम का चीज है, सामान्य सांस, नॉट फोर्सफुली, फोर्सफुली रेसिडुअल वॉल्यूम में था, इसमें नहीं है, ठीक है ना। सॉरी यार, आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है कि वो भी कभी कभी आ जाती है, अपने सामने ही रोड है, वाहन डिस्टर्ब करने के लिए हर समय रहती है। आज ठीक है, नहीं तो भाई कुत्ते गिन की तो अजब ही कहानी है।
जब मैं लेक्चर बनाता उधर भोंकना स्टार्ट होगा। ठीक, अरे ये तो ठीक है, पढ़ते हैं ये तो क्या बताया, चलता रहता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी ये हमारे फेफड़े में सामान्य सामान्य सांस ले सामान्य सांस छोड़ने के बाद भी बचे, सामान्य सांस छोड़ने ये इतना पॉइंट काम, सामान्य सांस छोड़ने के बाद भी बची हुई यानी हवा की मात्रा होती बिना ज्यादा जोर लगा, बिना ज्यादा जोर लगा सांस छोड़ते तब फेफड़े में जो हवा बची ये नॉर्मल है। और रेसिडुअल कैपेसिटी जो था दम लगा के हैया वाली बात है। हाँ ओके, जैसे एफ आर सी की बात करें, एफ आर सी यानी ई आर वी प्लस आर वी, ई आर वी प्लस आर वी, आर वी आर वी ई आर वी, ई आर वी प्लस आर वी जो है एफ आर सी होता है। भाई इसमें भी आर वी लिखा, इसमें भी, हाँ इसी को इसी मजाक कर रहे थे। ई आर वी प्लस आर वी जो है एफ आर सी होता है, ई आर वी प्लस आर वी एफ आर सी, याद रखना ई आर वी प्लस आर वी एफ आर सी, ई आर वी प्लस आर वी एफ आर सी होता है। ठीक, अब वाइटल कैपेसिटी देखिए यानी जैव क्षमता देखते हैं तो क्या होता है यानी आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम यानी हम कितना सबसे ज्यादा दम लगा के सांस ले सकते हैं और दम लगा के सांस छोड़ सकते हैं उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ये सिंपल भाषा, तुम कितना दम लगा के छोड़ो, कितना दम लगा के लो, से वाइटल कैपेसिटी यानी जैव क्षमता। बलपूर्वक निहि श्वसन के बाद, कैसा, बलपूर्वक निहि श्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंत श्वासित कर सकता है यानी आफ्टर इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम, दैट इज इंस्पायरिंग और मैक्सिमम एक्सपायरिंग एंड टाइडल वॉल्यूम भी जोड़ा इसमें, यानी कितना दम लगा के लिया, कितना दम लगा के छोड़ा, और बीच में ये टाइडल वॉल्यूम लेना छोड़ नॉर्मल वाला। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, हाँ ऐसा, ऐसा भी नहीं बना सकते यार, है ये है मान लो लाइन, ठीक है ना। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी में से भी आ जाता है आरवी हो गया, ई आर वी, टाइडल वॉल्यूम, आई आर वी, या हमने वाइटल कैपेसिटी क्या देखा था, ये तीनों को मिला के जो है वाइटल कैपेसिटी होता है। और आरवी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, सॉरी यार बेक हो गया था, टोटल लंग कैपेसिटी जैसे फ्लो चार्ट बनाई है हमने, फ्लो चार्ट याद रखने के लिए अच्छा है, आरवी प्लस आई आर वी, इसे आईसी बोलते हैं, वही टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी ईसी, टोटल मिला दिए तो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाइटल कैपेसिटी, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। ग्राफ तो समझ लिए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉइंट पार्शियल प्रेशर बचा है, पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं मजे से, या पार्शियल प्रेशर ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, मजा आ जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दो टॉपिक को, ये देखो ये छूट गया था उधर का, ये स्लाइड आई नहीं होगी इधर, इसको इधर फेंक देते, कहाँ गई स्लाइड, ठीक है ये था, ये छूट गया था, ठीक है ये तो देख ही लिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना टॉपिक पढ़ते हैं आज, ये टॉपिक को मारते गोली, है ना, ये टॉपिक को अगले इसमें देख लेंगे, लेक्चर रिवीजन भी करेंगे ना, क्योंकि 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, रिवीजन करेंगे, फिर 5 मिनट 10 मिनट तो रिवीजन में लग जाएगा, अपना थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाएगा, नहीं तो है ठीक। करते रिवीजन देख लेते हैं, मेन देख लेते हैं। ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग में दो देखा था, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, कारण प्रेशर ग्रेडिंग, प्रकार नेगेटिव प्रेशर। इंस्पायरेशन देख लेते, ये अभी रिवीजन में कोई काम का नहीं है। जैसे इंस्पायरेशन में देखे तो डायफ्राम तथा ईआईसी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, और नॉर्मल शेप डोम से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बॉयज फ्लो का है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम याद रखना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन से कहता है स्टर्नम तथा रिब्स जो है पसली आगे ऊपर और आउटवर्ड और यानी अपवर्ड की ओर बढ़ती है, तो उससे क्या होता है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर लंग्स में प्रवेश करती है, ठीक। सक्रिय प्रोसेस एक्टिव होती, टाइम 2 सेकंड लगता है, और इधर ये एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन जैसी प्रोसेस होती है और 3 सेकंड टाइम लगता है, ठीक है ना। अब टोटल ये तो ठीक है, नॉर्मल
पॉइंट है। वेंटिलेशन की बात करें तो सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेने में O2 लेते हैं, सांस छोड़ने में CO2 छोड़ते हैं, ये वेंटिलेशन है पल्मोनरी, सीधी सी बात नॉर्मल भाषा में। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रक्त और कुटिका के मध्य होता है, इसे एक्सटर्नल यानी बाहर है तो एक्सटर्नल, और वहीं फिर ब्लड उसको ले जाता है टिश्यू तक, फिर टिश्यू और ब्लड के मध्य होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर जो सेल में O2 पहुंच गया भाई, सेल में O2 पहुंच गया तो जो O2 होता है वो O2 के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऊर्जा प्रदान की जाए, यानी ऊर्जा कैसी, तो ऊर्जा और CO2 का निर्माण होता है। CO2 फिर वही अपना रिटर्न भैया, रिटर्न चले जाओ तुम, और ऊर्जा जो होती है अपनी काम आती है। अब वॉल्यूम्स कैपेसिटी देखा था, यानी वॉल्यूम्स कैपेसिटी में स्पायरोमीटर जो होता है पल्मोनरी वॉल्यूम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है 12 से 16 पर मिनट करते हैं ये काम का। टाइडल वॉल्यूम याद रखना 500 ml, नॉर्मल सांस लेना छोड़ना जो है ये टाइडल वॉल्यूम है। ग्राफ मस्त एक बार 2-3 बार बना लेना तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये सब थ्योरी याद करना तो है नहीं, थ्योरी थोड़ी है, ये याद कर लो, मेन मेन पॉइंट काम खत्म। मेन मेन क्या है, जैसे इसमें ये याद, जिससे क्वेश्चन पूछता पर ये याद, ये तो याद ही हो जाता है यार, एक बार ग्राफ देख लो। जैसे आईआरवी कहता है 2500 से 3000 ml, यानी सांस ज्यादा लिया, सांस कम छोड़ा, कम छोड़ने से ज्यादा तो भाई उसने रख लिया, यानी सांस जो है छोड़ा कितनी 1000 से 1100 ml और रखा कितनी 1000 से 1200 ml। अब डेराइव्ड फ्रॉम यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ओनली लिखा हुआ है तो उसके बाद देखिए यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है, तो यहाँ देख भी सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है 3500 ml, ठीक है 3500 ml हो गया। उसके बाद कहाँ गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो आईआरवी प्लस आरवी, वाइटल कैपेसिटी आरवी ईआरवी और टाइडल वॉल्यूम तीनों को जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में तो पूरा ही जोड़ दिया जाता है एक ग्राफ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ठीक है फिर तो टाटा बाय बाय, ठीक है।